हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के केस में हमने पीछे जो स्टडी किया था 2 पॉइंट, पहले तो उन्हें लेके चलते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो पहली बात जो थी यहाँ पे वो थी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ। ये 3 पॉइंट जिसमें से हम 1 पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच विभिन्न तरह की हमने आकृतियां ली। उस आकृति में ही हमने ये भी डिस्कस किया था एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज की कैसे फिगर होती है। तो ये तीनों पॉइंट वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन तीनों पॉइंट्स से संबंधित कुछ हमारी प्रमेय बनी है, थ्योरम्स बनी हैं। उन थ्योरम्स को एक एक करके देख लेते हैं और उसके बाद इसका कंक्लूजन के बाद में चैप्टर फिनिश। तो पहला जो हमारा निष्कर्ष निकल के आया या पहले जो बात निकल के आई वो ये थी कि दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच कही जाती हैं। कोई भी दो फिगर्स हों वो एक ही समांतर रेखाएं और एक ही आधार के बीच स्थित कही जाएंगी यदि उनका आधार उभयनिष्ठ हो। मैं बता चुका हूं आपको कि अगर ये मान के चलिए दो त्रिभुज हैं, एक ये और एक ये, देखिए ए बी सी डी और ई, इस त्रिभुज का आधार AC है और दूसरे वाले ये वाला जो त्रिभुज है इसका आधार AE है। ठीक, तो जहां ये कह रहे हैं एक ही आधार, ये तो समांतर रेखा हो गई, चलो ये तो मान लीजिए कंडीशन पूरी हो गई कि हाँ समांतर रेखा ये इसकी समानांतर है, बट एक ही आधार समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। तो जो त्रिभुज है वो एक ही आधार, तो समांतर रेखाएं तो ठीक हो गई लेकिन आधार सेम नहीं रहा। आधार इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। एक ही आधार का मतलब हो गया कि अगर ये लाइन यहां से ऐसे कट करके ये यहां से मिक्स कर दी जाए तो ये दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार पे हो जाएंगे। तो ऐसी फिगर्स को हम इस कंडीशन में लेकर के आते हैं, तो उसे हम पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच। दूसरी कंडीशन आके है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज वाले केस में भी आप देख चुके हैं। मान लीजिए ये दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक ये, दूसरा समांतर चतुर्भुज ये है। तो चूंकि इसने एक ही आधार को इन्वॉल्व कर रखा है इसलिए ये इस कंडीशन को फुलफिल किए हुए है, तो ये भी क्लियर हो गया। लेकिन इस के क्लियर होने के साथ ही ये क्या कहते हैं, अगर ऐसा है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो यहां ये कंडीशन, इसके वाली जो कंडीशन आगे निकली, पहली वाली में तो हमने यही देखा था कि ये आकृतियां होती कैसे हैं। दूसरी कंडीशन हमारी कंक्लूजन आगे निकलता है कि एक ही आधार हो, ठीक है, एंड समांतर, एक ही समांतर रेखा, मीनिंग ये आधार सेम है और ये समानांतर रेखा एक ही है, समांतर रेखा एक ही है। तो ऐसे में बने हुए जो चतुर्भुज हैं, दो चतुर्भुज ABCD, ये मैं कह दूं ABCD और MN कह दूं इसे, तो दूसरा हो जाएगा MBCN। तो ये कंडीशन हो जाएगी कि अगर ये बात है तो एरिया ऑफ ABCD चतुर्भुज बराबर होगा एरिया ऑफ MBCN के, MBCN। ओके, क्लियर। ये एक कंडीशन आकर के आपकी पहली। अगर दो रेखाएं, डियर फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर कोई भी फिगर एक समानांतर रेखा और एक ही आधार पर स्थित है और वो चतुर्भुज है, मान लीजिए वो चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज बनेगा, वो चतुर्भुज है, तो अगर दो फिगर इसमें बन गई हैं, दो या दो से अधिक या दो फिगर बन गई हैं, एक ही आधार और समानांतर रेखा, तो ऐसी
फिगर्स के जो एरिया होंगे वो ऑलवेज बराबर होंगे। ओके, यू हैव टू माइंड इट कि अगर ऐसी फिगर है, कंडीशन 2 को सेटिस्फाई कर रही है कि समांतर रेखाओं के बीच है, तो उनके जो एरियाज होंगे, मैं बात कह रहा हूं एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज की, अभी मैं त्रिभुज की बात नहीं कर रहा, चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, वो भी समानांतर चतुर्भुज की। तो समानांतर चतुर्भुज जो भी होंगे उनके एरिया एक या एक से अधिक जो भी होंगे उनके एरियाज बराबर होंगे। अब बात यह समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। ओके, समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, और मान लीजिए ए बी सी डी, ये इज इक्वल होता है समांतर चतुर्भुज की एक भुजा। एक भुजा का मतलब आधार। क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज की एक भुजा यानी कि आधार हो गया मान लीजिए BC, गुणा उसके शीर्ष लंब के, शीर्ष लंब क्या होगा, इस चतुर्भुज की अगर बात करें हम, शीर्ष लंब, यहां वर्ड आया शीर्ष लंब, इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर शीर्ष लंब। मान लीजिए ये इसका चतुर्भुज का शीर्ष है, इस यहां से लंब डाला गया, तो A मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया O, तो शीर्ष लंब यानी कि BC गुणा AO, अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम सीधे से पैरेललोग्राम का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की एक भुजा ले लें और उसकी दूसरी भुजा के लिए, एक भुजा का मतलब उसका बेस ले लें और दूसरी भुजा के लिए उसका शीर्ष लंब ले लें। तो ABCD चतुर्भुज में शीर्ष लंब होगा AO और MBCN में शीर्ष लंब होगा यहां से। तो चूंकि आधार इनके सेम हो गए, अभी हमने क्या कहा था कि समांतर चतुर्भुज अगर एक आधार और एक समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज हैं, एक या एक से अधिक हैं, दो हैं, एक हैं, जो भी हैं, उनमें क्षेत्रफल उनके बराबर होते हैं। हमने ये एरिया उनके बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे बेस तो हमने सेम रखा है, इसका सेम तो इतना ही है, और इसका लंब जो जितना ये है शीर्ष लंब यानी परपेंडिकुलर, उतना ही ये भी है। तो इस क्षेत्रफल इसका ABCD इस फिगर का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल MBCN फिगर का भी होगा। तो ये इस तरह से हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंडीशन में हम अगर चलें तो हम देखते हैं एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रों वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। अब हम चतुर्भुज की बात कर चुके हैं, इसका एरिया निकाल चुके हैं, हमें इतना ही करना था। पहली बार हमने ये समझना था, ये फ्रेंड्स पहली बार हम इस चैप्टर के कंक्लूजन में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। पहली बार हमने ये समझना था कि जो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे कि जो फिगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित फिगर जो होती है वो कैसी होती है, इसको हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम आकर के एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज जो होगा उसका एरिया क्या होगा उसके लिए हमने ये देख लिया। अब थर्ड बात आती है एक ही आधार और एक ही रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमें और देखना है, क्या पोजीशन है उसकी। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो त्रिभुज स्थित कैसे होगा। वैसे मैं बता चुका हूं ये वाली कंडीशन, क्या कहते हैं, एक ही आधार एक ही समांतर रेखा, ये समांतर रेखा हो गई, ठीक है, आधार के समांतर रेखा, और ये हो गया आधार AB मान लीजिए, एक पॉइंट यहां पे ले लीजिए D ABC, तो ये जो बना त्रिभुज,
और यहाँ पे पॉइंट डी ले लीजिए और इस तरह से बना हुआ त्रिभुज। तो अब कहते हैं कि वही ये वाली कंडीशन, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज कैसे होंगे, एक ही आधार हो, इसका आधार हो गया ये, एक ही आधार हो गया, समांतर रेखा ये होगी, इसके बीच बने हुए दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज ये हो गया ए सी बी और दूसरा त्रिभुज हो गया ए डी बी। दो त्रिभुज हो गए यहां पे ए सी बी और त्रिभुज ए डी बी। ये दोनों ही त्रिभुज उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो पहली वाली है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां, एक ही आधार और एक ही आधार एक ही है। इसका मतलब ये दोनों ही त्रिभुजों का आधार एक ही है, समांतर रेखा पर इनके पॉइंट आए हुए हैं, ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जो दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज आपका ये यहां पे दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज तो है ये और दूसरा त्रिभुज है ये। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये दोनों त्रिभुज ए सी बी, एरिया में कहें तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी बी इक्वल टू द एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी के बराबर होता है। तो एक बात तो ये एक ही आधार पे बराबर होता है और दूसरा ये भी है कि बराबर आधार हो, बराबर आधार, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एक ही आधार हो या जितना आधार ये है उतना ही दूसरी आधार हो और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो। जैसे अभी मैं आपको इसका क्षेत्रफल निकालना बताता हूं, वैसे तो आपको पता होगा, पढ़ रखा है ये पिछली क्लास से। ये दो ए बी सी और डी, अब आप देख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब ये दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको अगर हम यहां पर ऐसे करके कट कर दें तो एक त्रिभुज तो बन गया इस आधार पे ए बी पे, दूसरा त्रिभुज बन गया डी सी आधार पे, और ये हमें पहले से पता है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो और दूसरे हम एक चतुर्भुज के नियम से जानते हैं कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज में उसका विकर्ण है तो वो दो समान त्रिभुजों में उसे विभक्त करता है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब रही बात इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल दीजिए, इसे कह दीजिए m। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी कह दो, ए डी बी इज इक्वल बेस हाफ इंटू बेस यानी ए बी इंटू वही परपेंडिकुलर लंब शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब डीएम, डीएम इसे कहेंगे शीर्ष लंब या सीधे से कह देंगे परपेंडिकुलर। ठीक, इस तरह से इसकी भी कंडीशन, यानी कि ये क्लियर हो गए, एक ही आधार के बीच या बराबर आधार हैं, त्रिभुज के केस में बात आगे पड़ती है, एक ही आधार या बराबर आधार के बीच और दूसरा एंड उनका किसी समांतर रेखा पे स्थित हो, तो दोनों त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सबके एरियाज बराबर होंगे, जो भी त्रिभुज बनेंगे उनके एरियाज बराबर होंगे। इसका वाइस वर्सा भी है, एक ही आधार या बराबर आधारों, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्र वाले त्रिभुज, और अगर उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच ही स्थित होते हैं, समांतर रेखाओं के बीच ही स्थित होते हैं। और इसके साथ बेटे हमारा ये चैप्टर की जो थ्योरम्स थी वो लगभग फिनिश हो चुकी हैं। अब जो बचा है वो सिंपल सा वेरी कंक्लूजन है इस चैप्टर का, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर का कंक्लूजन है। कंक्लूजन के लिए वैसे आप एक एक करके पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 201 पे जा सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है
एनसीईआरटी 9th क्लास की जो बुक है उसके 9.5 सारांश लिखा हुआ है। 9.5 सारांश में जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं एक एक पॉइंट को। मैं उनमें एक कंडीशन, पहली, दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती हैं। दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती हैं यदि उनके उभयनिष्ठ आधार तथा उभयनिष्ठ आधारों के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उसके समांतर किसी रेखा पर स्थित हों। आधार जो हैं, ये जो भी आधार हैं इन दोनों फिगर्स के, वो आधार उभयनिष्ठ होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। इस वाली फिगर में भी ये कॉमन है और यहां पर भी ये दो फिगर दी हुई हैं। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ये चतुर्भुज बन गया। इसमें आधार इनके सेम है। ठीक है, तो ऐसी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती हैं। एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये मैं बता चुका हूं, दूसरी कंडीशन, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। दैट एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। दैट इज एक ही त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। दिस केस एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये वाली कंडीशन, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है आधार गुणा उसके शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। त्रिभुज की एक मध्यका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये थोड़ा सा और देख लेना है आपको, लास्ट पॉइंट, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश। और ये पॉइंट क्या है, त्रिभुज की एक मध्यका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। त्रिभुज की मध्यका, मीडियन, बात कर चुके हैं पहले। दो त्रिभुज इसमें से बनेंगे, ए बी सी को कह दें, और यहां से इसकी मध्यका का मतलब ये पॉइंट डी। मध्यका का मतलब हुआ कि ये जो लाइन है सी डी लाइन है वो ए बी लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ये वाला पोर्शन ए डी विल बी इक्वल टू द डी बी। ठीक है, अब यहां से बने हुए दो त्रिभुज हो गए आपके, सी ए डी, त्रिभुज सी ए डी, और दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी। कहते हैं कि इन दोनों के एरिया जो होंगे, इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया नंबर 1 एरिया नंबर 2 दोनों ही बराबर होंगे, ऐसा सिद्ध कर दीजिए कि मध्यका ने अगर डिवाइड किया है तो इनको दोनों को प्रूव कर दीजिए। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना है उससे पहले हम सी पे से, यहां सी से एक लंब डाल देते हैं, ये मान लीजिए एन पॉइंट पे आ जाता है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ सी ए डी, त्रिभुज सी ए डी, उसको हम पढ़ चुके हैं हाफ इंटू बेस ए डी गुणा शीर्ष लंब सी एन। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकल आया है ये, और यहां से हम कह सकते हैं हाफ ए डी बी डी के बराबर है, तो इसे हम ए डी ही रहने देते हैं। सी एन यहां बराबर हो ही गया, सी एन एक ही है। तो इस वाले त्रिभुज में शीर्ष लंब ये हो गया। इस वाले त्रिभुज की बात करें तो एरिया ऑफ सी डी बी,
ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब डीबी। इस त्रिभुज का जो आधार होगा वो डीबी होगा, इंटू हाफ, हाफ हो गया शीर्ष लंब, शीर्ष लंब इस त्रिभुज का भी शीर्ष लंब ए सी एन ही होगा, क्योंकि इसके इस त्रिभुज का शीर्ष और इस त्रिभुज का शीर्ष दोनों एक ही हैं, तो लंब भी एक ही होगा। आधार इसके अलग अलग हो गए, इसका आधार अलग हो गया इसका, लेकिन दोनों आधार बराबर हैं। और डीबी की जगह पर हम एडी लिख सकते हैं, डीबी की जगह पर हम एडी लिख सकते हैं, एडी इंटू सी एन। तो अब आप देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए डी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी। तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि त्रिभुज है कोई, उसकी एक मध्यका है, तो मध्यका उसे एक त्रिभुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर देगी और दोनों ही त्रिभुज आपस में बराबर होंगे यदि वो मध्यका के द्वारा बने हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज इतना ही, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके आप क्वेश्चंस कीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। टू बी विद मी। ओके।